हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद पीसीएस। टारगेट विद पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आरओ और यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स या जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो सारे लेकर आएंगे और अब से आपको डेली रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलेंगी। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि हमारा एक बैच चल रहा है टेलीग्राम पर, आरओ हिंदी क्विज़ बैच, जिसमें कि आपको क्या क्या मिलेगा। हिंदी के कंप्लीट 6 टॉपिक, विलोम शब्द, पर्यायवाची, विशेष, तद्भव, तत्सम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य और वर्तनी शुद्धि। PYQ मिलेंगे आपको 10,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, लाइव क्विज टेस्ट संडे को। फीस है ओनली 49 रुपीज़। तो हिंदी क्विज जो बैच है वो 15 जून से चल रहा है और इसकी जो वैलिडिटी है वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स तक है, जब तक आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स नहीं हो जा रहा है। तो अगर किसी को भी ये बैच ज्वाइन करना है तो वो इस आईडी पर टेलीग्राम पे पूछ सकता है कि क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो है उत्तर प्रदेश की समसामयिकी। जो भी बच्चे यूपी के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उन सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम्स में यूपी से रिलेटेड जो भी खबरें हैं, जो भी करंट अफेयर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला है आज का टॉपिक कि यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक कराने वालों को अब 2 साल से लेकर आजीवन कारावास की सज़ा भुगतनी होगी और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। तो इस क्वेश्चन को आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट्स दे दिए जाएं कि कितने साल की सज़ा है, कितना जुर्माना है, फिर उस क्वेश्चन को नीचे पूछा जा सकता है पहला सही दूसरा, इस तरह से, या दोनों सही है, या ये पहला है या दूसरा, या सिर्फ दूसरा। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इससे संबंधित उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 के प्रारूप को 25 जून 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंजूरी मिल गई है। ठीक है, विधानसभा सत्र न होने के कारण बिल के स्थान पर अध्यादेश के प्रारूप का प्रस्ताव पेश किया गया है। जब विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा तो इसको पारित कर दिया जाएगा। ठीक है, यह विभिन्न भर्ती परीक्षाओं सबके लिए ये लागू हो रही है। यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 हर एग्ज़ाम्स के लिए लागू हो रही है। नेक्स्ट है कि ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य बन गया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के मई 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइन्स को जोड़ने में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 2022-23 में भी यूपी शीर्ष पर था, टॉप पे था। 2023-24 में भी यूपी में पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2220 केबी और उससे अधिक की 1460 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ी गई हैं। और उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात इस मामले में सेकंड नंबर पे है और यूपी जो है फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, और थर्ड है तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड चौथे स्थान पर है। मतलब कि पहला है यूपी, सेकंड नंबर पे है गुजरात, थर्ड है तमिलनाडु और फोर्थ है आंध्र प्रदेश। तो इसमें लक्ष्य क्या रखा गया है? 2023-24 में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली बिजली कंपनियों ने 6,993 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी और लगभग 64% था इसका लक्ष्य। निजी और राज्य सरकार की कंपनियों के लिए 11,002 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आरती को अमल क्लोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। तो 22 मई 2024 को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय ई रिक्शा चालक हैं आरती को लंदन में प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड समारोह में अमल क्लोनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें सरकार की पिंक ई रिक्शा पहल के तहत अपने कार्य के माध्यम से अन्य युवा लड़कियों को प्रेरित करने के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार समारोह इंग्लैंड के लंदन में बकिंघम पैलेस में आयोजित
किया गया था। इतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं, बहराइच की जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी के नेतृत्व में यह अभिनव पहल 2023 में गांधी जयंती पर शुरू की गई थी। तो अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध अंग्रेजी बैरिस्टर अमल क्लूनी के नाम पर रखा गया है। अगला देखिए कि आरबीआई ने पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह निर्णय बैंक द्वारा पर्याप्त पूंजी और स्थायी आय बनाए रखने में विफलता के कारण लिया गया है। इस वित्तीय अपर्याप्तता के कारण आरबीआई ने सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए विनियामक कार्रवाई की है। और बैंक का लाइसेंस रद्द होने का मतलब क्या है कि बैंकिंग गतिविधियां नहीं कर सकता, जमा स्वीकार करना, मौजूदा जमा राशि का भुगतान करना शामिल है। जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम जमाकर्ताओं के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करेगा और 5 लाख रुपए तक की राशि का बीमा करेगा। यूपी का पहला इको फ्रेंडली रोमा क्लस्टर, ये इम्पॉर्टेंट है, जो भी यूपी से रिलेटेड पूछा जाएगा कि पहली बार जो भी चीज़ हुई है, चाहे वो इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से हो या यूपी के प्रोस्पेक्टिव से, दोनों के ही उससे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या है कि यूपी का पहला इको फ्रेंडली रोमा क्लस्टर 16 मई 2024 को CSIR के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स बाराबंकी के भगौली गांव में उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया गया है। ठीक है, 30 किसानों की भूमि पर पर्यावरण अनुकूल तरीके से सुगंधित पौधों की खेती कर सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर विकसित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को GI टैग दिया जाएगा। अप्रैल 2024 में राज्य के 6 नए उत्पादों को GI टैग मिलने के साथ उत्तर प्रदेश ने भारत में सबसे अधिक GI टैग उत्पाद प्राप्त करने वाले राज्य के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो उत्तर प्रदेश के कुल 75 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है अभी तक। वहीं 58 GI टैग प्राप्त करने के साथ तमिलनाडु सेकंड नंबर पे है। और 6 नए जो उत्पाद हैं जिनको GI टैग मिला है उनमें शामिल है वाराणसी की तिरंगी बर्फ़ी, जिसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक स्थानीय मिठाई निर्माता द्वारा बनाया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग का एक प्रभाग भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री GI टैग प्रदान करता है। ठीक है, तो जिन 6 उत्पादों को GI टैग मिला है वो कौन कौन से हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तिरंगी बर्फ़ी वाराणसी की, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट वाराणसी, थारू कढ़ाई लखीमपुर खीरी, बेत और बांस शिल्प बरेली, जरदोजी शिल्प बरेली और हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल पिलखुआ हापुड़, इन 6 उत्पादों को GI टैग दिया गया है। अगला देखिए कि नईमा खातून AMU की पहली महिला कुलपति बनी है। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनको 5 ईयर्स के लिए और ये 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक रह सकती हैं इस पद पे। AMU को 1877 में सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। वाराणसी में 7वीं ISARC समन्वयन समिति की बैठक, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र में 7वीं ISARC समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के वरिष्ठ कृषि अधिकारी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान के अंतरिम महानिदेशक अजय कोहली द्वारा की गई है। अगला देखिए, DMS RDF कानपुर के द्वारा सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास करेगा। DMS RDF कानपुर की द्वारा सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास, ठीक है, सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट सफलतापूर्वक विकसित किया है। और जो जैकेट है वो BIS 17051 के स्तर लेवल 6 के गोला बारूद से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है।
कि नई टेक्निक पे बनाई गई बुलेट प्रूफ जैकेट है। जैकेट का फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल इन कंजक्शन विद स्टैंड अलोन डिज़ाइन गोलियों को निष्क्रिय कर देता है। बुलेट प्रूफ जैकेट का चंडीगढ़ की टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट देखिए कि IIIT ने बनाई हाईटेक डेटा चिप। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित संस्थान IIIT के वैज्ञानिकों ने गोपनीय डेटा की सुरक्षा हेतु एक आधुनिक डेटा चिप तैयार किया गया है। ठीक है, तो इस चिप को IIIT के इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन विभाग के प्रोफेसर मनीष गोस्वामी ने तैयार किया है। चिप जो है वो सफल परीक्षण किया जा चुका है इसका, और यह चिप सभी महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। अगला देखिए, पहला स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर। भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर का निर्माण और विकास भारतीय MSME फर्म नोएडा द्वारा किया गया है। भारतीय वायुसेना ने नोएडा की MSME फर्म को 291 करोड़ रुपए का टेंडर दिया था। पहली स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर है ये। प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कौशल परीक्षण। प्रोजेक्ट प्रवीण क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत 61,000 से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को रोजगार बाजार हेतु तैयार करने के लिए मुफ्त कौशल प्रशिक्षण और आधुनिक पाठ्यक्रम प्रदान किया जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से राज्य के माध्यमिक विद्यालय के 6 से 12 वर्ष तक के छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। किस किस क्षेत्र में दिया जाएगा? IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, सौंदर्य, स्वास्थ्य सेवा, परिधान और लेखांकन जैसे क्षेत्रों में निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो वर्ष 2024 में परियोजना के लिए 150 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के 20,582 छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। अगला देखिए कि यूपी में साइबर पुलिस स्टेशन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की योजना है, जिसमें प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 25 पद होंगे। राज्य के सभी 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जबकि 18 मंडलों में साइबर स्टेशन पहले से ही शुरू है। शेष 57 जिलों में ऐसे स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। अगला है, चित्रकूट में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर। देश में उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट जनपद में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। चित्रकूट जनपद के करवी के खुटरिया गांव के पास इसकी स्थापना की जाएगी, जिसका क्षेत्रफल 102 हेक्टेयर होगा और डिफेंस में सभी तरह के हथियार, टैंक, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, विशेष बटन, रोबोटिक्स, ये सारे उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर वेस्ट टू वंडर पार्क। उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा लखनऊ में स्थित यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर प्रयागराज जनपद में वेस्ट टू वंडर पार्क विकसित करने की योजना है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में इस पार्क के लिए संगम क्षेत्र के नज़दीक स्थान का चुनाव किया गया है। पार्क को विकसित करने की जिम्मेदारी नगर निगम प्रयागराज को दी गई है और इसका निर्माण महाकुंभ 2025 से पहले किया जाएगा। हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन का निर्माण। भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मिलकर हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन के निर्माण की योजना का कार्य चल रहा है। भारत का पहला हाइड्रोजन आधारित रेलवे इंजन होगा, जिसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कानपुर में। इस इंजन के निर्माण और विकास के लिए IIT कानपुर में एक अत्याधुनिक लैब सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च तैयार की जा रही है और इसका निर्माण इलेक्ट्रिक लोको सेट फजलगंज में होगा। नेक्स्ट है, गोंडा में बनाया जाएगा कछुआ संरक्षण रिजर्व। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वन विभाग टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से एक संरक्षण प्रयास शुरू कर रहा है। इस प्रयास का उद्देश्य क्या है कि घाघरा नदी की सहायक नदी सरजू नदी के किनारे कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाए। गोंडा जिला अपनी कछुआ विविधता के लिए जाना जाता है, जो इसे इस तरह के संरक्षण प्रयास के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। ठीक है, इसका डिटेल आप पढ़ लीजिए, जो कि आपको इसका डिटेल हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।
इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। एक बार वीडियो से पढ़ लीजिए, नेक्स्ट आप उससे रिवीजन कर लीजिए। कानपुर में पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 26 फरवरी 2024 को कानपुर में प्रदेश का पहला गोला बारूद मिसाइल परिसर का उद्घाटन किया। इस सुविधा का निर्माण अडानी डिफेंस और एरोस्पेस द्वारा किया गया, जिससे कि 4000 से 3000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला यह विनिर्माण परिसर अपने आप में आत्मनिर्भर होगा। नेक्स्ट देखिए कि देश में पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब कहाँ पर खोली गई है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य का छठा रेल कोच रेस्टोरेंट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के प्रयागराज जंक्शन पर प्रदेश का छठा रेल कोच रेस्टोरेंट का शुभारंभ मई 2024 में किया गया। और आगे देखिए कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बरेली, वाराणसी, झांसी, आगरा में रेल कोच रेस्टोरेंट का संचालन पहले से ही किया जा रहा है। रेल कोच रेस्टोरेंट के रूप में AC2 कोच को एक रेस्टोरेंट का रूप दिया गया, जिसमें सिर्फ शाकाहारी भोजन उपलब्ध होगा। इस रेल कोच रेस्टोरेंट में 56 लोगों के बैठने की सुविधा होगी और ये 24 आवर्स खुला रहेगा। उत्तर प्रदेश राज्य का बजट 2024-25 का अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? सुरेश खन्ना ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का राज्य बजट शुरू किया। 2024-25 के मुख्य बिंदु क्या हैं बजट के? बजट का जो आकार था वो क्या था? 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपीस, ये हमारे बजट का आकार था। बजट में 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की योजनाएं सम्मिलित की गई। ये बजट का आकार था हमारा। इतने रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई, ठीक है। और बजट जो था मुख्य रूप से किसके लिए था? महिला, किसान और गरीबों के उत्थान को समर्पित था। तो प्राप्तियां क्या थी बजट में? कुल प्राप्तियां 7,21,333 करोड़ 82 लाख रुपए अनुमानित है। कुल प्राप्तियों में इतना जो ये नंबर्स हैं कि राजस्व प्राप्तियां और इतने नंबर्स की करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश इतना है और राज्य का कर राजस्व इतने करोड़ है, ठीक है। केंद्रीय करों में राज्य का अंश 2,18,08,16 है, 816 करोड़ है। कुल व्यय जो है वो 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए अनुमानित है। कुल व्यय में 5,32,655 करोड़ रुपए राजस्व लेखे का व्यय है और 2,03,782 करोड़ रुपए पूंजी लेखे का व्यय है। उसके बाद क्या है कि प्राप्तियों से कुल व्यय हटाने के पश्चात 15,103 करोड़ 89 लाख रुपीस का घाटा अनुमानित है और 5,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित हैं। तो ये नंबर्स जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 3.46% है। और विभिन्न क्षेत्रों को बजट में धन आवंटन कितना किया गया? तो सबसे ज़्यादा तो धन का आवंटन किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में, फिर नेक्स्ट है ऊर्जा के क्षेत्र में, फिर पुलिस, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, नगर विकास, ग्रामीण, नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के लिए, और पंचायती राज, और लास्ट है भारी एवं मध्यम उद्योगों को। उसके बाद कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही हैं उन पे धन आवंटन किया गया। सर्व शिक्षा अभियान पे 21,310 करोड़, विधवा और वृद्धा पेंशन 12,620 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़, मनरेगा के लिए 5,060 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 36,095 करोड़, PM ग्राम सड़क योजना के लिए
3668 करोड़। पीएम आवास योजना के लिए 6389 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 75 यानी कि 7575 करोड़। नेक्स्ट है कि 2024-25 में प्रदेश की जीडीपी के 25 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। अब पढ़ते हैं किसानों के लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने। डार्क जोन में निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया, जिससे लगभग 1 लाख किसानों को सीधा लाभ हुआ। अक्टूबर माह तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया। फसल बीमा योजना के अंतर्गत 10 लाख बीमित कृषकों को 2023 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खाते में हस्तांतरित की गई। और प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंतर्गत प्रदेश के लघु और सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरुष और महिला दोनों के लिए 3,000 रुपये का सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की गई। ये किया गया किसानों के लिए। अगला है महिला और बाल विकास। निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पेंशन की धनराशि 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दी गई। 2023-24 में तृतीय तिमाही तक 31,28,000 निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया था। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के अंतर्गत बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 15,000 करोड़ की सहायता प्रदान की जा रही है। 19-20 से 23-24 तक 17.82 लाख अभ्यर्थियों को योजना से लाभान्वित किया गया। अगला है रोजगार। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अंतर्गत 13,597 लाभार्थियों के माध्यम से 1,92,193 रोजगार सृजित हुए। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद कौशल उन्नयन और टूल किट योजना के अंतर्गत 4.08 लाख रोजगार सृजित हुए। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। 4.13 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित कराया गया। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 में 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस सृजित कराते हुए 75,24,000 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया। 24-25 में 33 करोड़ मानव दिवस का सृजन किए जाने का लक्ष्य है। श्रमिक कल्याण में क्या किया गया। भारत सरकार द्वारा ई श्रम पोर्टल पर 8.3 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ, देश में सर्वाधिक है। ठीक है। तो निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता सहायता और अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना को एकीकृत करते हुए नई योजना निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना कर दिया गया है। वित्तीय समावेश। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है यूपी जनधन योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 5 करोड़ 54 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश क्या है प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 1.90 करोड़ के नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान है। अटल पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 18 लाख नामांकन का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। औद्योगिक विकास। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में विकसित हो रही वायु जल सड़क और रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को अपने माल के परिवहन में सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे प्रदेश में निर्यात बढ़ेगा। अचीवर्स श्रेणी में उत्तर प्रदेश ने अचीवर्स की श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है औद्योगिक विकास में। नेक्स्ट देखिए चिकित्सा क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों से मातृ मृत्यु दर
2014 में 285 प्रति लाख से कम होकर वर्ष 2022 में 167 प्रति लाख तथा शिशु मृत्यु दर 48 प्रति हजार से कम होकर 2020 में 38 पर 1000 हो गई है। फिर अगला देखिए कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में MBBS की सीटों की संख्या 1840 से बढ़ाकर 3828 हो गई है। निजी संस्थानों में 5250 2550 से, ठीक है, इस प्रकार कुल 9078 सीट उपलब्ध हो गई हैं। किसमें? MBBS में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 4,86,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। प्रमुख विभागों की प्रमुख योजनाएं, तो यहाँ से जो योजनाएं हम पढ़ेंगे वो हमारे मेंस से के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हमारा GS का पेपर 5 और 6 UP का जुड़ा है, उसमें ये योजनाएं आपसे पूछी जा सकती है। अगला देखिए, पहली योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, जिसके लिए 24-25 के बजट में 322 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज 35 राज्य सरकार व 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। देश में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज वाला राज्य वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल कॉलेज, 14 जनपदों में निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाना है। राजकीय क्षेत्र में BSc नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़ाकर 23 कर दी गई। जनपद वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान कार्यक्रम के अंतर्गत 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। 1035 राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथी यूनानी चिकित्सालयों का हेल्थ वेल सेंटर में परिवर्तित किया जा रहा है। 2024-25 में आयुष विभाग के अंतर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने तथा जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य है। तो ये आज का पहला वीडियो, इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ये जो उत्तर प्रदेश की समसामयिकी का वीडियो है, ये आपको 2 पार्ट्स में मिलेगा। ये आज पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तो इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ पर आपको इसका PDF मिलेगा। और डेली फ्री में भी जो क्विज़ चल रही हैं, डेली करंट अफेयर्स जो फ्री कंटेंट चल रहा है, उसके लिए आप हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे RO हिंदी क्विज़ बैच से जुड़ने के लिए @kavyamam43 पर संपर्क करें। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। थैंक यू।